हेगल के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि हेगल की बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी है। तो हेगल का हम पहुंच गए थे कि विकास के क्रम में धीरे 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 उस परम सत्य ने एब्सोल्यूट माइंड ने अपने आप को विकसित करना शुरू किया है। और जैसा कि हम देख रहे थे कल के अंत में जाकर के वो, क्योंकि आदमी जो है वो विकास का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, पहले कीड़े पहले मैटर जो था, मैटर में से इनऑर्गेनिक मैटर में से मैटर पैदा हुआ, फिर उसमें से छोटी छोटी वनस्पतियाँ पैदा हुई, फिर वनस्पति से और ऊपर को उठे तो कीड़े मकोड़े पैदा हुए, और जब कीड़े मकोड़ों से ऊपर चले तो पशु पक्षी पैदा। तो हम सारा क्रम देख रहे थे। उसमें क्रम में डायलेक्टिकल, यानी एक चीज़ पैदा होती है, फिर उसी में से, क्योंकि इनका सिद्धांत ही है कि यूनियन ऑफ द अपोजिट्स, इनको कहते हैं ये आइडेंटिकल अपोजिट। तो इस तरह से सारे विकास का क्रम जो है उन्होंने चलते चलते इस स्टेट में आ गए हैं। अब हम इस स्टेट की ही चर्चा कर रहे थे। अब ये स्टेट जो है, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा ये देखा था, क्योंकि इसने बहुत विस्तार से इसकी जो फिलॉसफी ऑफ राइट है वो ही बड़ी विस्तार से किताब लिखी हुई है, बड़ी इम्पोर्टेंट किताब है। तो स्टेट जो है क्या है वो, उसको अगर हमने समझ लिया तो हेगल को समझ लिया। तो स्टेट का हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी थी कि गॉड द एब्सोल्यूट माइंड, वो जो एब्सोल्यूट माइंड है वो मार्चिंग करने के लिए आया है अर्थ पर, और अर्थ पर वो पृथ्वी पर चल रहा है। तो राज जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। राज से ऊंची कोई सत्ता नहीं हो सकती। और राज क्या है? आध्यात्मिक है, प्रत्यय है, आइडिया, एब्सोल्यूट आइडिया। ये आत्मा जो है यही सब चीज़ों की क्रिएट करने वाली है। आर्ट को भी यही क्रिएट करती है, नैतिकता को भी यही क्रिएट करती है, लॉ को भी यही क्रिएट करती है। तो आत्मा जो सबकी क्रिएटर है, तो इसका मतलब हो गया कि स्टेट जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे ऊंची अथॉरिटी। वो लॉ को भी क्रिएट करती है, लॉ को, नैतिकता को, आर्ट को, ये सबकी जननी जो है वो राज्य है। तो राज्य को सर्वोपरि बना दिया है, एंड इटसेल्फ। अब राज्य जो लॉ बनाता है उसके ऊपर कोई सॉवरेंटी, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं हो सकता। स्टेट अगर किसी आदमी का बलिदान भी मांगती है तो स्टेट को पूरा अधिकार है मांगने का कि तुम्हारा बलिदान चाहिए देश के लिए। इससे ऊपर कोई सत्ता ही नहीं है राज्य से। अब राज्य कैसा होगा, हमने ये भी देखा कि नैतिकता भी राज्य में इसी मेंबर ऑफ द स्टेट जो है, जो बनेगा वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। इस विकास के अंदर जो रीजन है, बुद्धि है, वो मनुष्य में आकर के विकसित हुई है। बड़े बड़े जानवर पैदा हुए लेकिन बुद्धि किसी में विकसित नहीं हुई। तो रीजन का विकास जो हुआ है वो आदमी में हुआ है। और आदमी के अंदर जो रीजन का विकास है वो है, तो आदमी अभी अपने आप को इम्परफेक्ट समझता है। सिस्टम ऑफ नीड में आकर के आदमी सोसाइटी का नागरिक बनता है। उस सिस्टम ऑफ नीड में कलेक्टिव नीड होती हैं सारी के सारे। तो राज्य जो है वो कलेक्टिव है।
यानी यूनिवर्सल विल जो है उसका प्रतीक है। सबकी विल, जनरल विल को तो रूसों ने माना था, इन्होंने यूनिवर्सल विल कह दिया कि यूनिवर्सल विल का प्रतीक राज्य है। राज्य यूनिवर्सल है और मनुष्य जो यूनिवर्सल बनना चाहता है, परफेक्ट बनना चाहता है, पूर्ण बनना चाहता है, उसको उसका ये फ़र्ज़ है कि वो राज्य का मेंबर बने अपने आप को। राज्य का मेंबर नहीं बनेगा तो एरिस्टोटल की तरह से वो ब्रीस्ट कहलाएगा। तो राज्य का मेंबर बने, और राज्य के मेंबर बनने का मतलब है कि राज्य के नियम, राज्य के लॉ, राज्य की नैतिकता, इनको इस तरह से सारा वो पालन करें। आदमी की फ्रीडम ही इसमें है कि वो अपने आप को किसी न किसी तरह से स्टेट का मेंबर बनाए और स्टेट के लॉ को पालन करता करता स्टेट के अंदर ही मर्ज हो जाए धीरे धीरे। और जब वो स्टेट के अंदर मर्ज हो जाएगा तो पूर्ण बन जाएगा। आदमी को पूर्ण बनाने का तरीका एक ही है कि राज्य के आगे अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दे और राज्य सत्ता में मिल जाए सारा। नैतिकता भी यही है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि हेगल ने नैतिकता को सबसे बड़ी नैतिकता मानी है, इस बात को कि राज्य के हित के लिए राज्य से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता। और राज्य चूँकि यूनिवर्सल विल का मालिक है, राज्य सबके हित जो हैं उनका इकट्ठा रूप है, वो प्रतीक है। सारे जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन सोसाइटी के लोगों के हित का जो है प्रतीक है राज्य। तो राज्य के नियमों को पालन करेगा आदमी, पूरी तरह से पालन करेगा, और यही नैतिकता है सबसे बड़ी। आप कर्तव्यपरायण हो तो देश के लिए बिल्कुल समर्पित हो जाओ। जो देश के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएगा वही समझ लो परफेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि राज्य ही परफेक्शन का रूप है। अब ये राज्य कैसा होगा, ये तो कल हमने सारी बातें कर ली थी राज्य की, कि राज्य आध्यात्मिक है, राज नैतिक है, राज लौ का प्रतीक है, राज ईश्वर का रूप है तो संसार के अंदर आ रहा है, राज नैतिकता की पराकाष्ठा है, इवोल्यूशन की सबसे ऊंची, ये जो सारी सिविल सोसाइटी है इस सोसाइटी की पराकाष्ठा है राज्य। अब इसका स्वरूप क्या होगा राज्य का, तो इस पर भी हेगल ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम पॉलिटिकल साइंस में नहीं जा रहे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हेगल जो हैं एरिस्टोटल की तरह से वो पब्लिक ओपिनियन के आधार पर राज्य को स्थित नहीं करते। यानी डेमोक्रेसी राज्य का असली स्वरूप नहीं हो सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एरिस्टोटल ने बहुत कंडेम किया था डेमोक्रेसी को, उसने इसको इग्नोबल का शब्द कह दिया था। हेगल ने इग्नोबल तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये रूल ऑफ द इन्फीरियर्स है। जो घटिया से घटिया आदमी, वो कहता है जो आदमी राज्य की सत्ता को, नैतिकता को, लॉ को, इन चीज़ों को, सिद्धांतों को नहीं समझता, आत्मा को ही नहीं समझता, वो भी वोट डालेगा। जिसको यही पता नहीं मैं किस सिद्धांत को वोट डाल रहा हूँ, मैं कम्युनिस्ट को वोट डाल रहा हूँ, सोशलिस्ट को वोट डाल रहा हूँ, भाजपा हिंदू राष्ट्र को वोट डाल रहा हूँ, कांग्रेस को वोट डाल रहा हूँ, कुछ पता नहीं, पर जो आ गया उसने वोट डाल दी। तो जिनकी अंडरस्टैंडिंग, जिनमें रीजनिंग विकसित नहीं है, यानी जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है, जो भले और बुरे में पहचान नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रीजन की तरीके पे, वो भी वोट डालेंगे। पता ही नहीं किसको वोट डाल रहे हैं। भाई तुमने वोट डाली, हाँ जी, किसको डाली जी? मैंने जो जजपा को, कोई पता नहीं जजपा है क्या, वो एसपा, सपा, मैंने सपा को वोट डाली। सपा के क्या सिद्धांत है, भाई तुम उन सिद्धांतों को मानते हो क्या? कि जी सिद्धांत विद्धांत तो मुझे पता नहीं, मैंने तो सपा को वोट डाल दी।
जब तुम्हें सिद्धांत ही पता नहीं तो वोट डाल के क्या करोगे? तो जो इन्फीरियर लोग हैं उनको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनेगी, अगर बनाओगे आप, तो ये रूल ऑफ द इन्फीरियर्स होगी। ये अच्छी बात है कि इन्होंने बात तो एरिस्टोटल वाली की है। एरिस्टोटल ने बड़ी डिटेल से इस बात को किया था, लेकिन एरिस्टोटल ने तो ये कह दिया था कि इग्नोबल, नीच लोगों का, कमीन लोगों का राज होगा डेमोक्रेसी जो है। लेकिन इन्होंने नीच और कमीन का शब्द तो प्रयोग नहीं किया, इग्नोबल का तो नहीं किया, इन्फीरियर कह दिया, रूल ऑफ द इन्फीरियर। जबकि स्टेट अध्यात्म है, तो इसलिए डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या होगा स्टेट का स्वरूप? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्क जो होगा वो सारे वैल्यूज़ जितनी हैं उन सब वैल्यूज़ का एम्बॉडीमेंट होगा। लेकिन वो कैसा होगा? डिक्टेटर नहीं होगा। मोनार्क की पावर जो है वो लिमिटेड होंगी किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होंगे? जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। हेगल ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हर राष्ट्र का अपना अपना जो चिति है राष्ट्र की, जो राष्ट्र की नेचर है, स्वभाव है उस राष्ट्र का, वो सैकड़ों सालों में उभर करके इवॉल्व होकर के आता है। और वो फिर जो नेचुरली इवॉल्व होकर आता है तो वो राष्ट्र का संबंध, वो राष्ट्र की प्रकृति को, राष्ट्र की नेचर को रिप्रेजेंट करता है। उसका एम्बॉडीमेंट जो है वो मोनार्क होगा। वो मोनार्क सारी वैल्यू को, अच्छी वैल्यूज़ को लिए हुआ होगा। तो हेगल ने इस तरह से राज्य के स्वरूप में वैल्यूज़ को सबसे ऊपर रख दिया। वैल्यूएशनल सत्ता होगी राज्य की, मोनार्की तो होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। उसका उदाहरण इंग्लैंड का जो मोनार्क है उसको कोई पावर नहीं, वो कोई रूल नहीं बना सकता। कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा रूल। राज्य तो ये करेगा कि उस रूल को अप्रूव कर देगा और मोहर लगा देगा अपनी। वो मोनार्क कितना ही काम करेगा, लेकिन वो कस्टोडियन ऑफ मोरलिटी, कस्टोडियन ऑफ वैल्यू, कस्टोडियन ऑफ द जनरल इंटरेस्ट, वो सबका कस्टोडियन होगा मोनार्क जो है। और ऐसी मोनार्की जो है वो क्या करेगी? वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएशनल मोनार्की हो जाएगी। जर्मनी की स्टेट जो है, जर्मन का राज्य उसका एक उदाहरण होगा, आदर्श राज्य बनेगा जर्मनी के अंदर। तो हेगल ने इस तरह से करके राष्ट्र प्रेम, देश की सेवा, वैल्यूएशनल मोनार्की, इन पर अपनी सारी राज्य की सत्ता को, राज्य के स्वरूप को आधारित कर दिया। हालांकि हेगल, इसका नुकसान हुआ यूरोप को, लेकिन हेगल उसको भी बुरा नहीं मानते। कांट युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हैं, और उन्हीं के शिष्य जो हेगल हैं वो युद्ध के बहुत बड़े समर्थक हैं। राज्य का सारा स्वरूप ही निखर करके जब आता है जब युद्ध हो। इस राज्य की कितनी शक्ति है, इस राज्य में कितने लोग हैं, नैतिकता का आधार ही यह युद्ध है। हमारे यहाँ ऐसे गाने बहुत चलते हैं भारत में, माँ का पूत वही जो अपने प्राणों से हंस हंस खेला है। अब ये गाने देशभक्ति के हमारे यहाँ चलते हैं। तो हेगल भी यही कहते हैं कि सच्चा देशभक्त, सच्चा नैतिक आदमी, जो बहुत नैतिकता है, क्या है? जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों से, उसी में पहचान होगी, युद्ध में ही तो पहचान होगी कि कौन आदमी देशभक्त है और कौन आदमी देशद्रोही है और कौन आदमी उदासीन है बिल्कुल। तो हेगल युद्ध के भी पक्षपाती हैं।
युद्ध के पक्ष पर, युद्ध के द्वारा ही आदमी की नैतिकता के स्तर की पता लगेगा। कौन आदमी कितनी, माँ का पूत वही जो अपने प्राणों से। भारत में भी राष्ट्रवाद को यही माना जा रहा है। तो इसलिए हेगल ने दुनिया को एक आदर्श राज्य, आध्यात्मिक राज्य की कल्पना कि अध्यात्म राज, प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज़, जो मूल्यों को प्रिजर्व करेगा वो राज्य ही है। मूल्यों का संरक्षण करने वाला भी राज्य ही है, क्योंकि वो अध्यात्म की पराकाष्ठा है और अध्यात्म आत्मा ही तो मूल्य क्रिएट करती है। तो इस तरह से आदर्शवादी राज बना दिया।